हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जो आने वाले एडीओ एग्ज़ाम, सीजीपीएससी और व्यापम के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके पिछले लेक्चर सीरीज़ में हम लोग अध्याय नंबर 2 धारा नंबर 7 तक कवर कर लिए थे। आज हम लोग अध्याय नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अध्याय नंबर 3 का सबसे पहले देख लेते हैं टाइटल क्या दिया हुआ है। तो अध्याय नंबर 3 का जो टाइटल है वो है पंचायतों की स्थापना। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि अध्याय और उसका टाइटल मैचिंग करने के लिए एग्जाम में आता है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा मैचिंग के लिए, अध्याय और उसका टाइटल। तो अध्याय नंबर 3 में पंचायतों की स्थापना दी हुई। इसमें सबसे पहले धारा कौन सी है? धारा नंबर 8। तो धारा नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, खंड के लिए जनपद पंचायत और जिला के लिए जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। तो इसमें बेसिकली जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, 3 टायर जो पंचायती राज व्यवस्था है, बेसिकली वही दिया हुआ है। फिर चलिए आगे बढ़ते। धारा नंबर 9। धारा नंबर 9 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या दिया हुआ है? पंचायत की अवधि। तो इसका सब क्लॉज 1 में क्या है? प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने सम्मेलन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक के लिए बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन समय से पहले विघटित नहीं कर दी जाए। मतलब तो बेसिकली क्या दिया हुआ है कि जो पंचायत का कार्यकाल होगा, टेन्योर होगा, वो 5 साल के लिए होगा, अनलेस उसको 5 साल से पहले विघटित नहीं कर दिया जाए। मतलब अगर वो कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसको 5 साल ख़त्म होने के पहले भी विघटित किया जा सकता है, और ये पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सब क्लॉज 2 में किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन। अब धारा 1 में वे निर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति से पूर्व। मतलब बेसिकली इसमें इलेक्शन जो है, निर्वाचन कब कब होगा। तो सब क्लॉज 1 में हम लोग देखे थे कि 5 साल तक उसका नॉर्मल टेन्योर रहता है। तो वो टेन्योर फिनिश होने वाला रहेगा, उससे पहले इलेक्शन हो जाएगा उसका। फिर पॉइंट नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? उसके विघटन की तारीख में 6 माह की कालावधि की समाप्ति के पूर्व पूरा कर लिया जाएगा। मतलब एक तो 5 इयर्स ख़त्म हो रहे, उसके पहले हो जाएगा इलेक्शन, और अगर इन केस वो विघटित होती है तो विदिन 6 मंथ उन लोग का इलेक्शन वापस से हो जाएगा। मतलब नॉर्मल टेन्योर 5 इयर्स का है, लेकिन अगर विघटित होती है, 2 साल बाद विघटित होती है, तो उपचुनाव होगा, और उपचुनाव के बाद जो उसका टेन्योर होगा वो बचे हुए 3 साल के लिए होगा। आगे इसी में क्या दिया हुआ है? परंतु जहाँ ऐसा शेष कालावधि जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती 6 माह से कम है, वहाँ ऐसी कालावधि के लिए उस पंचायत का गठन करने हेतु उस खंड के अधीन कोई निर्वाचन करना आवश्यक नहीं है। मतलब अगर वो पंचायत विघटित हुई है और 5 ईयर ख़त्म होने के लिए 6 माह से भी कम का समय है, तो वहाँ उपचुनाव नहीं होगा। वहाँ जो चुनाव होगा और उसमें जो पंचायत बनेगी वो फ्रेश इलेक्शन से बनेगी। मतलब उपचुनाव नहीं होगा, नया इलेक्शन होगा, और बचे हुए समय के लिए नहीं होगी, क्योंकि 6 माह से भी कम का समय। तो नेक्स्ट जो टेन्योर होगा पंचायत का वो पूरे 5 साल के लिए होगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 में क्या दिया हुआ है? किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस कालावधि के केवल उतने शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत, यदि वो इस प्रकार विघटित नहीं की जाती, तो वो उपधारा 1 के अधीन बनी रहेगी। मतलब वही कि अगर 5 साल नॉर्मल उसका टेन्योर ख़त्म होने से पहले वो विघटित होती है, तो जो नेक्स्ट होगा वो उपचुनाव होगा, और वो बचे हुए समय के लिए बनी रहेगी।
तो धारा नंबर 9 हमारा कवर होता है। अब हम लोग धारा नंबर 10 देखते हैं। धारा नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना। सब क्लॉज 1 में क्या दिया हुआ है? प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिए जो धारा 3 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, एक ग्राम पंचायत होगी। तो बेसिकली इसमें ग्राम जो ऑलरेडी हम लोग धारा नंबर 3 में देख चुके कि जो गवर्नर होता है स्टेट का, वो कोई ग्राम को या ग्राम के समूह को ग्राम घोषित करता है और उस ग्राम की अपनी ग्राम पंचायत होती है। फिर नेक्स्ट धारा नंबर 10 के सब क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है? राज्यपाल अधिसूचना द्वारा किसी जिले को खंड में विभाजित कर सकेगा। अधिसूचना में प्रत्येक ऐसे खंड का नाम, उसका मुख्यालय और समाविष्ट क्षेत्र विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। प्रत्येक खंड के लिए एक जनपद पंचायत होगी जो उस खंड के नाम से जानी जाएगी। मतलब राज्यपाल एक अधिसूचना जारी करेंगे और एक डिस्ट्रिक्ट को फर्दर वो ब्लॉक में डिवाइड करेंगे और उस अधिसूचना में उस खंड का मतलब ब्लॉक का नाम होगा, उसका मुख्यालय होगा, उसके अंदर कितनी एरिया होगी, ये सब उस अधिसूचना में लिखा होगा। फिर नेक्स्ट सब क्लॉज 3 में क्या दिया हुआ है? प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत होगी। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए थे कि जो जिला बनाने का पावर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग धारा नंबर 11 में चलते हैं। धारा नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? पंचायतों का निगमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत उस नाम से जो यथास्थिति ग्राम के लिए धारा 3 के अधीन आदेश में या जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए धारा 10 के अधीन अधिसूचना में उसके लिए विनिर्दिष्ट किया गया एक निगमित निकाय होगी। तो देखिए बैक से पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि धारा नंबर 3 इसमें रेफरेंस के तौर पर आ गया, तो इसमें हम लोग को ये फिर से रिकॉल हो गया कि धारा नंबर 3 में ग्राम दिया हुआ है। फिर धारा नंबर 10 इसमें आ गया रेफरेंस के तौर पर, तो हमें याद हो गया कि धारा नंबर 10 में जनपद पंचायत और जिला पंचायत एक साथ दिया हुआ है। तो मैचिंग में अगर आता है कि धारा नंबर 3 तो उसमें क्या है? ग्राम है, और धारा नंबर 10 उसमें दोनों दिया हुआ है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। और इसमें यहाँ तक कि क्या याद रखना है? एक निगमित निकाय होगी, मतलब ग्राम, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत क्या होगी? निगमित निकाय होगी। तो निगमित निकाय इन अ सेंस इसको किसी नियम या लॉ के तहत बनाया गया है। जैसे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत हम लोग ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का गठन किए। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत क्या है? एक कॉर्पोरेट बॉडी है जिसको एक लॉ के तहत छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत बनाया गया। इसमें ये याद रखिएगा कि ग्राम सभा जो होती है वो निगमित निकाय नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा में वहाँ के लोकल रेसिडेंट लोग रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा। मतलब शाश्वत उत्तराधिकार मतलब पंचायत ऐसा पंचायत बनी रहेगी, लेकिन उसके अंदर आने वाले लोग चेंज होते रहेंगे। जैसे अभी पंचायत इलेक्शंस हुए तो उसमें नए सरपंच, पंच, उप सरपंच चुन के आए, तो पदाधिकारी जो है, ऑफिस होल्डर जो है वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन पंचायत बनी रहेगी। फिर इसी धारा के अंदर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वे उक्त नाम से वाद चलाएगी तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाए जाएंगे। मतलब एक तो उसकी कॉमन सील होगी, और अगर कोई केस करता है कोर्ट में उस पंचायत के ऊपर तो उसके नाम से केस होगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इस अधिनियम के तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए उन्हें जंगम या स्थावर संपत्ति अर्जित करने, धारण करने या अंतरित करने, संविदा करने
या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने की शक्ति होगी। मतलब पंचायत के पास पावर होगा कि वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अर्जित कर सकती है। तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में हम लोग धारा नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।